हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे अधिगम के अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक और जो है प्रभावशाली विधियां, यानी कि जो है लर्निंग के अर्थ को समझेंगे, मीनिंग को, उसके प्रभावित करने वाले कारक को और प्रभावशाली विधियां को समझेंगे एकदम डिटेल में। ये जो टॉपिक होता है वो बात कर ले तो यूपी टेट में आपको नज़र आ जाएगा। जो सिलेबस में आपको सीडीपी का सेक्शन है, सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें ज़बरदस्त ये टॉपिक है और ये लगभग जो है सभी टेट एग्जाम में आते हैं। कोई भी स्टेट का टेट हो या सेंट्रल का टेट हो, सी टेट हो, जे टेट हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, और जो है बीएड डीएलएड जितने भी टीचिंग एग्जाम है उसमें इम्पोर्टेंट होगा। ज़बरदस्त जो है सेशन होने वाला है। आज हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे अधिगम के अर्थ को, यानी कि लर्निंग्स के मीनिंग को। चलिए देख लेते हैं। पहले समझेंगे अधिगम क्या है, यानी कि लर्निंग के अर्थ को समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का अर्थ। अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले समझेंगे कि अधिगम क्या है। आइए देखते हैं। तो कह सकते हैं हम, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण के माध्यम से अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण में अस्थायी परिवर्तन लाता है। यानी परमानेंट चेंजेस जब होती है इन चीज़ों में तो उन्हें हम अधिगम कहते हैं, यानी कि लर्निंग। अब बात को समझिए। यहाँ पर लर्निंग जो है क्या है, प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति जो है किसके आधार पर, अनुभव के द्वारा या फिर वह अभ्यास के द्वारा करके या प्रशिक्षण के द्वारा क्या करता है, अपने व्यवहार में या अपने ज्ञान में, ज्ञान को ज़्यादा बढ़ा लेता है, व्यवहार को सही कर लेता है, कौशल स्किल डेवलपमेंट हो जाता है, चीज़ें सीख लेता है, दृष्टिकोण में वह क्या करता है, परमानेंट चेंजेस जब ला देता है तो उसे हम लोग अधिगम कहते हैं। अब चलते हैं वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ का ये कहना है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये जो है स्टेटमेंट वाला जो चीज़ें होती हैं वो डायरेक्ट लिखी जाती है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं आप यहाँ जो है कर सकते हैं। जो कथन वाला चीज़ होता है वो डायरेक्ट जैसे बोला गया है उसी तरह से उतार दिया जाएगा, यही होता है। वुडवर्थ के अनुसार जो है सीखना विकास की प्रक्रिया है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। गेट्स के अनुसार जो है सीखने को इन्होंने क्या बोला है, तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये मानना है गेट्स का, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, अधिगम की विशेषता को समझेंगे। तो क्या है विशेषता, इसको देख लेते हैं लर्निंग्स के। पहला है लर्निंग का ये विशेषता है कि व्यवहार में ये जो है परिवर्तन लाता है, अस्थायी परिवर्तन लाता है। सीखने से व्यक्ति के व्यवहार में जो है बदलाव आते हैं। वह जो है क्या करता है, अपने व्यवहार में चेंज ला देता है जब वह चीज़ों को समझ लेता है, सीख लेता है। अब आगे बढ़ते हैं। अस्थायी प्रक्रिया क्या है, अधिगम जो है अस्थायी नहीं बल्कि जो है अपेक्षाकृत अस्थायी प्रक्रिया है, यानी परमानेंट प्रोसेस है अधिगम। ये आपको ध्यान रखना है। लर्निंग इज ए परमानेंट प्रोसेस, अस्थायी प्रक्रिया नहीं है। जब आप क्या होता है, आपके जब आप किसी चीज़ को सीख लेते हैं, किसी चीज़ को कर लेते हैं तो आपके व्यवहार, कौशल इत्यादि में क्या होती है, परमानेंट चेंजेज आते हैं। तो अस्थायी प्रक्रिया है ये विशेषता में आ जाएगा अधिगम के। आगे बढ़ते हैं। अनुभव आधारित अधिगम क्या चीज़ है, अनुभव आधारित। व्यक्ति जो है क्या करता है, अनुभवों से सीखता है। जो है अनुभव से वो कोई व्यक्ति क्या करता है, अनुभव से चीज़ों को सीखता है। अब बात करते हैं उद्देश्यपूर्ण है। अब क्या है, सीखना किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। अब यहाँ पर देखिए सीखना क्या है, लर्निंग यानी अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। अभी जो ये चैप्टर आप सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, इसका लर्निंग कर रहे हैं, ये इसका उद्देश्य है आपको कि आपको ये एग्जाम में काम देगा। तो क्या है, अधिगम क्या चीज़ है, उद्देश्यपूर्ण है। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। निरंतर प्रक्रिया है। बात कर ले तो अधिगम जो है क्या है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जो है या कोई भी जो है व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ चीज़ें सीखते रहता है। चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, वो कुछ न कुछ चीज़ें हमेशा सीखते रहता है। तो निरंतर प्रक्रिया है, ये विशेषता हो जाएगी अधिगम की। आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक प्रक्रिया। अब बात करें, हर एक मनुष्य एवं जीव सीखने की क्षमता होती है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है कि हर एक मनुष्य यानी कि जो भी जीवित लिविंग थिंग है उसमें क्या होता है, सीखने की क्षमता होता है। तो ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अधिगम के प्रकार को समझेंगे। टाइप्स ऑफ लर्निंग देख लेते हैं। पहला है औपचारिक अधिगम।
औपचारिक अधिगम में क्या होता है, जो आप कहाँ पर अधिगम करते हैं लर्निंग, उसमें जैसे विद्यालय, कॉलेज आदि में जो है नियोजित शिक्षा आप जब लेते हैं तो उसे ही हम लोग कहते हैं औपचारिक अधिगम। ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया अधिगम के प्रकार, एक है औपचारिक और अगला देख लेते हैं तो दूसरा है अनौपचारिक अधिगम। जैसे कि आप परिवार, समाज और अनुभव से सीखते हैं चीज़ों को तो उसे हम लोग कहते हैं अनौपचारिक अधिगम। और अगला जो देखें टाइप में हम लोग, एक होता है आकस्मिक अधिगम। आकस्मिक जैसे ही नाम आया तो अचानक चीज़ों को आप सीख रहे हैं, जैसे बिना योजना के अचानक सीखना, ये आपको आकस्मिक अधिगम में आता है। अगला देखते हैं अनुकरात्मक अधिगम। इसमें क्या होता है, दूसरे के अनुकरण करके सीखते हैं आप, उसे कॉपी करके उसे देख कर सीखते हैं। तो ये हो गया अनुकरात्मक अधिगम। आगे बढ़ते हैं प्रयत्न एवं भूल अधिगम। इसमें क्या होता है, चीज़ों को आप बार बार करते हैं, भूल जाते हैं, बार बार करते हैं, भूल जाते हैं, एक बार क्या होता है कि आप सीख लेते हैं, तो गलतियों से सीखना प्रयत्न एवं भूल अधिगम है। अब आगे बढ़ते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। लर्निंग को जो है यहाँ पर कह सकते हैं प्रभावित करने वाले कुछ कारक है, व्यक्तिगत कारक, जिसमें देख लेते हैं आदमी का जो है बुद्धि, इंटेलिजेंस भी है अधिगम को प्रभावित करता है। अब हर एक बालक का बुद्धि अलग है, तो वो क्या करेगा, कोई तेज सीखेगा, कोई धीरे सीखेगा, तो ये चीज़ें क्या कर रही है, लर्निंग को तो प्रभावित कर रही है ना, अधिगम को। तो ये चीज़ है व्यक्तिगत कारक में बुद्धि आ गया। दूसरा है रुचि और अभिरुचि। बात कर ले तो जैसे कि कोई किसी बालक का क्या है, फुटबॉल खेलने में रुचि है, तो क्या हो जाएगा, उसे फुटबॉल खिलाइएगा तो वह जल्दी खेलना सीखेगा। लेकिन अगर आपको उसी बालक को क्या कर देंगे, क्रिकेट खिलाने लगेंगे, तो उसे रुचि ही नहीं रहेगा उस गेम में, तो क्या होगा, ये रुचि और अभिरुचि भी अधिगम को क्या करती है, प्रभावित करती है। यानी कह सकते हैं विषय में रुचि होती है, जिस विषय में रुचि होती है उस विषय में सीखना आसान होता है, ये भी समझ सकते हैं। कोई बालक मैथ अच्छा बना लेता है तो उसे हम लोग जब मैथ में ही अधिगम कराएं तो क्या होगा, वो जल्दी सीखेगा चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, प्रेरणा है, इसके बाद मोटिवेशन, ये सब व्यक्तिगत कारक है। मोटिवेशन में बात करें तो प्रेरित विद्यार्थी अधिक प्रभावी ढंग से सीखता है। स्वास्थ्य, अगर बालक का सही स्वास्थ्य हो तो सीखना आसान होगा, और स्वास्थ्य सही नहीं हो तो वो जल्दी सीखेगा नहीं चीज़ों को। ये चीज़ें हैं, ये सब व्यक्तिगत कारक में आते हैं। आयु और परिपक्वता के अनुसार सीखने की क्षमता बढ़ती है, जैसे जैसे परिपक्व होगा बालक, और आयु के अनुसार क्या होता है, सीखने की क्षमता बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं, धारणा एवं एकाग्रता। इसमें ध्यान एवं एकाग्रता, ये ध्यान रखना है। तो ध्यान की जब हम बात करते हैं या एकाग्रता की, तो क्या होता है, ध्यान केंद्रित होने पर जो है अधिगम क्या हो जाता है, प्रभावी। जब बालक क्या होगा, ध्यान केंद्रित करके चीज़ों को समझेगा तो अधिगम जो है और प्रभावी ढंग से होगी। अब दूसरा, वो सब ऊपर हमने देखा व्यक्तिगत कारक में। अब आता है पर्यावरणीय कारक, ये ध्यान रखना है। पर्यावरणीय कारक में विद्यालय और वातावरण है। विद्यालय व वातावरण की बात हम लोग करते हैं तो इसमें क्या होता है, अनुकूल वातावरण रहता है तो सीखना अच्छा होता है, और विद्यालय में जो है सही शिक्षण विधियाँ, सही टीचर होते हैं, सही सभी चीज़ें होती है तो सीखना आसान होता है, ये समझिए। और दूसरा देखते हैं शिक्षक का व्यक्तित्व। अगर हम लोग बात करें प्रभावशाली शिक्षक अधिगम को रोचक बनाता है, तो ये भी कारक है अधिगम को प्रभावित करने वाले। यानी प्रभावशाली अगर ट्रेंड टीचर नहीं है तो अधिगम में बाधाएं आ सकती है, ये चीज़ें हैं। अब आगे आते हैं परिवार, जिसमें क्या होता है, परिवार का सहयोग महत्वपूर्ण है। परिवार का सहयोग अधिगम को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं सामाजिक वातावरण, जैसे समाज, मित्र, समूह का भी प्रभाव पड़ता है। अच्छे समाज और मित्र के साथ आप रह रहे हैं तो अच्छे चीज़ों को आप आसानी से सीखिएगा, जल्दी सीखिएगा। तो ये सब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है, जो कह सकते हैं यहाँ पर पर्यावरणीय कारक हैं। शिक्षण सामग्री हो गया, जैसे कि आपका चार्ट, मॉडल, स्मार्ट क्लास आदि सीखने को आसान बनाता है। जब ऐसे विधियाँ, ऐसे चीज़ों का उपयोग करेंगे तो सीखना आसान हो सकता है, तो प्रभावित करेगा ये। आगे बढ़ते हैं शिक्षण संबंधी कारक, जैसे कि शिक्षण विधियाँ। उपयोग शिक्षण विधि अगर यूज किया जाएगा तो अधिगम अच्छा से होगा, यूज नहीं किया जाएगा तो अधिगम नहीं होगा, तो प्रभावित करेंगे। पुनरावृत्ति, बार बार जो है अभ्यास सीखने को अस्थायी बनाता है। जब चीज़ों को आप बार बार करते हैं तो सीखना क्या हो जाता है, परमानेंट आपको चीज़ें आ जाती है संज्ञान में। अब आगे बढ़ते हैं प्रतिपुष्टि है, यानी फीडबैक, त्रुटियों में का सुधार सीखने में मदद करता है। यानी जब गलतियां आप करेंगे तो उसमें सुधार करेंगे तो वो सीखने में मदद करेगा। अब आगे देखते हैं लर्निंग की प्रभावशाली विधियां, यानी कि
अधिगम की प्रभावशाली विधियां हम लोग देखेंगे मेथड्स को। पहला है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग वाला मैटर है। जब आप खुद करते हैं और खुद सीखते हैं तो यही है लर्निंग बाय डूइंग। ये जो है जॉन डीवी द्वारा दिया गया था। जॉन डीवी आप देखते हैं मनोवैज्ञानिक है। जॉन डीवी का ये मानना था कि बालक करके सीखता है चीज़ों को। अब क्या कहता है, इनका कहना था विद्यार्थी स्वयं कार्य करके सीखता है। चलिए देखते हैं। और ये जो है लर्निंग बाय डूइंग जो है जॉन डीवी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उदाहरण में देखें तो प्रयोगशाला कार्य, ये क्या है, खुद करके सीखना। आगे बढ़ते हैं खेल विधि जिसमें प्ले विथ मेथड है। ये सब बात कर ले तो कह सकते हैं अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। खेल विधि प्ले वे मेथड की जब हम बात करते हैं तो खेल खेल में शिक्षा देना छोटे बच्चों में ये जो है अत्यंत प्रभावी है, बड़ों के लिए प्रभावशाली नहीं है, ये ध्यान रखना है। तीसरा अगर मेथड की हम लोग बात करें तो प्रयोजन विधि है, प्रोजेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, ये जो है किल पैट्रिक के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया गया है कि प्रोजेक्ट मेथड का जो है प्रतिपादक कौन है और किनके द्वारा ये दिया गया, तो किल पैट्रिक जो हो जाएंगे, इनके द्वारा ये क्वेश्चन भी आई है, आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रयोजन विधि की हम चर्चा किए और यहाँ पर बात कर लेते हैं करके सीखने वाला विधि लर्निंग बाय डूइंग जॉन डीवी का है। और बात करें यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड जो है किल पैट्रिक का है, ये ध्यान रखना है। तो ये दो एक नंबर यहाँ से फंस सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, समस्या समाधान विधि है। समस्या समाधान विधि की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, विद्यार्थी समस्याओं का समाधान खोज कर सीखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये समस्या समाधान विधि है। इससे क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है समस्या समाधान विधि से बालक में क्या विकसित होता है, विद्यार्थी में, तो तार्किक क्षमता जो है यहाँ पर डेवलप होता है, ये ध्यान रखना है। अगला देखते हैं चर्चा विधि। इसमें क्या होता है, समूह चर्चा द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, यह है चर्चा विधि। इससे आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति बढ़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि की जब हम बात करते हैं तो दूसरों को देखकर सीखना, ये अनुकरण विधि है। अब क्या कर रहे हैं, दूसरों को देखकर चीज़ों को सीख ले रहे हैं, तो ये अनुकरण आप कर रहे हैं। जैसे शिक्षक का उच्चारण हूबहू आप कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, उसको अनुकरण आप कर रहे हैं, यही है अनुकरण विधि। आगे बढ़ते हैं व्याख्यान विधि। इसमें क्या होता है, शिक्षक मौखिक रूप से विषय समझाते हैं, उच्च कक्षाओं में उपयोगी है, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, ऊपर ऊपर पार हो जाएगा चीज़ें। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट जो है सक्रिय ज़्यादा नहीं रहते हैं। आगे बढ़ते हैं गतिविधि आधारित अधिगम। इसमें क्या होता है, गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है और NEP 2020 का विशेष महत्व है इसमें, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अधिगम के सिद्धांत को समझ लेते हैं। थ्योरी को यहाँ पर सिद्धांत को देखते हैं, प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पहला है तत्परता का नियम। यहाँ पर बात कर ले सबसे पहले कि अधिगम के सिद्धांत क्या है, तो पहला है तत्परता का नियम। आपको कोई किसी चीज़ को सीखना है तो आपको उसके लिए क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए, ध्यान रखना है। यानी कि जब बालक तत्पर होगा चीज़ों को सीखने के लिए तो वो सीखेगा। दूसरा है, ये सब आपको सिद्धांत है अधिगम का। दूसरा है अभ्यास का सिद्धांत, यानी कह सकते हैं आप अधिक अभ्यास से जो है सीखना मजबूत होता है। अब एक कहानी सुने होंगे, रसरी यावत जात से सिलपड़ पड़त निशान, यानी कि जब अभ्यास चीज़ें होती रहती है तो क्या हो जाता है, सीखना मजबूत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दो चीज़ें हैं, पहला है तत्परता का सिद्धांत, दूसरा है अभ्यास का सिद्धांत। तीसरा देखें प्रभाव का सिद्धांत। इसमें क्या है, बात करें जब प्रभाव का सिद्धांत होता है तो सुखद अनुभव सीखने को बढ़ाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब आपको सुखद अनुभव होगा तो सीखने जो है अधिगम क्या हो जाएगा, आसान होगा और तेज होगा, ये कह सकते हैं। अब शिक्षक के लिए सुझाव की चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि शिक्षक के लिए क्या किया जा सकता है, शिक्षक क्या कर सकते हैं इसमें। अब विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना है अधिगम में, तो क्या कर सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। और शिक्षण को यानी लर्निंग को क्या कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अलग अलग विधियों को उपयोग करेंगे, अलग अलग मेथड का उपयोग करेंगे। अगला देखें तो गतिविधि आधारित शिक्षा देंगे। इसके बाद व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देंगे। हर एक बालक का रुचि अलग है, इंटरेस्ट अलग है, तो उसी अकॉर्डिंग उन्हें शिक्षा दी जाए। पुनरावृत्ति और अभ्यास कराएं, यानी कि जो है क्या कराएं, उसे रिपीट करवाएं, ये चीज़ें हैं।
और अभ्यास कराना। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बात कर ले सीखना जो है व्यवहार, यहाँ पर व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। जॉन डीवी जो है करके सीखने वाला सिद्धांत दिए, लर्निंग बाय डूइंग। किलपैट्रिक जो है प्रोजेक्ट मेथड दिए यानी परियोजन विधि। थॉर्नडाइक जो है प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत दिए। स्किनर जो है क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत दिए। यह 5 क्वेश्चन देख रहे हैं। एक क्वेश्चन फंस सकता है यहाँ से ही, तो इसको ध्यान दे दीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पर जो पूछे गए हैं या पूछने की संभावनाएं हैं। पहला है अधिगम क्या है, तो अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ध्यान रखना है। अगला देखते हैं करके सीखना किसने दिया, तो जॉन डीवी का दिया है करके सीखने के को। आगे बढ़ते हैं अधिगम की प्रक्रिया कैसी है, अधिगम की प्रक्रिया निरंतर है, कंटिन्यूअस है। आगे चलते हैं प्रयत्न एवं भूल विधि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, अभी चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यवहार में जो है परिवर्तन लाना अधिगम का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं सीखने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है, तो प्रेरणा जो है मोटिवेशन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। परियोजन विधि किसने दी, तो परियोजन विधि की बात करते हैं तो किलपैट्रिक ने दी है, प्रोजेक्ट मेथड। आगे बढ़ते हैं खेल विधि किसके लिए उपयोगी है, खेल विधि छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, बड़ा के लिए कोई खास प्रभाव है नहीं इसका। अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक क्या हैं, व्यक्तिगत कारक की जब हम बात करते हैं तो बुद्धि जो है आईक्यू लेवल, कोई बच्चा का ज़्यादा है कोई का कम है, तो ये व्यक्तिगत कारक में आते हैं। आगे बढ़ते हैं पुनरावृत्ति से क्या होता है, पुनरावृत्ति से जो है सीखना जो है कह सकते हैं अस्थायी अधिगम होता है, सीखना जो है परमानेंट लर्निंग होता है। आगे बढ़ते हैं समस्या समाधान विधि से क्या विकसित होती है, तार्किक क्षमता विकसित होती है समस्या समाधान से। आगे बढ़ते हैं अनुकरण द्वारा सीखना किसका उदाहरण है, अनुकरण करके जब सीखते हैं आपको तो सुनकर सीखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, तो अनुकरण कर रहे हैं। आगे बढ़ते अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता व्यवहार में परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं अगला शिक्षक का व्यक्तित्व क्या कह रहा है, शिक्षक का व्यक्तित्व किस प्रकार का होना चाहिए, तो यहाँ पर बात कर ले व्यक्तित्व की बात कर रहा है, कहाँ है, शिक्षक का व्यक्तित्व किस प्रकार का होना चाहिए, पर्यावरणीय ई सब में, अच्छा हाँ पर्यावरणीय होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अधिगम अनुभव आधारित है, तो कह रहा है कौन सा अधिगम अनुभव आधारित है, तो अनुभव आधारित अधिगम की जब हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा खुद अधिगम। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया, अभ्यास यानी प्रैक्टिस वाला बात है, तो ये अधिगम जो है अभ्यास का सिद्धांत से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। जब अभ्यास करते हैं तो अधिगम होता है सही लर्निंग। आगे बढ़ते हैं कह रहा है कि अधिगम की प्रक्रिया कब तक चलती है, तो जीवन भर। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन कह रहा है गतिविधि आधारित अधिगम पर बल किस नीति देता है, तो 2020 का शिक्षा नीति देता है। आगे बढ़ते हैं सीखने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, सीखने के लिए सबसे आवश्यक ध्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अधिगम का सर्वोच्चतम वातावरण कौन देता है, ये छोड़ दीजिए इसको, नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं चीज़ें ज़बरदस्त समझ आई होगी। 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, पूरा डिटेल में समझा और चीज़ों को पहले थ्योरी को समझा, उसके बाद हम लोग देखे यहाँ पर MCQ को भी किए, टोटल एकदम क्लियर हो गया है, इससे कोई रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन अब छूटने वाला संभवतः नहीं है। चलिए धन्यवाद।